नमस्कार, 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा, मेरी सहयोगी मीनाक्षी कनवाल और श्वेता झा भी मेरे साथ इस खास पेशकश में जुड़ गई हैं। आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर वो बड़ी खबर जिसके साथ हम बुलेटिन की शुरुआत भी करेंगे। खास नजर होगी राजस्थान की राजनीति पर। साथ ही हम आपको दिखाएंगे अयोध्या में राम मंदिर के नए मॉडल की नई तस्वीर। जिस वास्तुकार ने मंदिर का डिजाइन बनाया वो भी होंगे हमारे साथ श्वेता। बिल्कुल, और ये बेहद खास होगा, इसलिए आप लगातार बने रहें हमारे साथ अगले 1 घंटे तक। साथ ही आपको हम बता दें कि इस 1 घंटे में चर्चा होगी देश में बाढ़ की बर्बादी पर भी। बिहार और असम में किस तरह से त्राही त्राही मचा रहा है ये बाढ़, वहां के हालात पर हम करेंगे बात। आपको बता दें कि आज तक की टीम लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रही है और एक्सक्लूसिव खबर और तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। मीनाक्षी, लेकिन आज शुरुआत करेंगे उस खबर से जिस पर देश ही नहीं चीन और पाकिस्तान की नजर लगी हुई है। रफाल आने वाला है और उसकी तैनाती को लेकर आज एयरफोर्स कमांडर्स की बैठक चल रही है। ये बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है जो आपको इस वक्त हम बता दें कि रफाल को लेकर एक अहम बैठक। लेकिन देखिए, भारत चीन के बीच जो LAC पर हालात हैं उसमें एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी चर्चा हो रही है। लद्दाख के ताजा हालात को लेकर यह चर्चा। रक्षा मंत्री को रफाल की तैनाती को लेकर भी जानकारी दी गई है और इस वक्त हाई अलर्ट पर है एयरफोर्स और रक्षा मंत्री भी बार बार ये बात कह रहे हैं। तो एयरफोर्स की भूमिका LAC पर, उसे लेकर रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स की तारीफ की और ज्यादा मुस्तैद रहने की को लेकर उन्होंने निर्देश दिए। एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में चीन मामला आया है और ये लाजमी भी है क्योंकि LAC पर जो हालात बने हैं उसके मद्देनजर आपने देखा होगा कि बीते दिनों भी जिस तरह से हमारे लड़ाकू विमानों ने LAC के करीब उड़ान भरी है, ये अपने आप में एक अहम मैसेज लिए हुए, क्योंकि भारत की भी जो वायु शक्ति है उसमें किस तरह से रफाल अब आने वाले दिनों में इजाफा करेगा, ये इंतजार हिंदुस्तान को भी है, लेकिन कड़ा संदेश चीन के लिए भी है। निर्बल कभी नहीं ला सकता, कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। शांति की पहल ताकतवर ही कर सकता है। लेह में जवानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश हिंदुस्तान के दुश्मन के लिए था। भारत माता की। अब उसी विश्व शांति के लिए ये देश दृढ़ संकल्प है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने LAC की निगहबानी करने वाले जवानों की हौसला अफजाई की। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन को ललकारा। यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। अब चीन जैसे दुश्मन को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान आ रहा है हाईटेक फाइटर प्लेन राफेल। बारूद से लदे बाहुबली राफेल जब हवा को चीरते हुए निकलेंगे तो दुश्मन की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, दुश्मन की नींद उड़ जाएगी। 29 जुलाई को फ्रांस से राफेल विमान अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। इनका साथ मिलने से वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा, खासकर चीन के मोर्चे पर, जहां उसने भारतीय जमीन पर नजरें उठाकर बड़ी गलती कर दी है। अब हिंदुस्तान सतर्क है। इस हालात में चीन कोई भी दुस्साहस करता है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फ्रांस से आ रहे राफेल को चीन के मोर्चे पर तैनात करने की चर्चा दिल्ली में शुरू हो चुकी है। एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है। इसमें 3 दिनों तक सामरिक रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक का शुभारंभ आज खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया।
अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स के पराक्रम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कई चुनौतीपूर्ण हालात में इंडियन एयरफोर्स की भूमिका का राष्ट्र सम्मान करता है। लद्दाख में हाल में एयरफोर्स की भूमिका सराहनीय है। वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया की अगुवाई में इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के सभी कमांडर्स के प्रमुख शामिल हैं। मीटिंग में आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एयरफोर्स की तैनाती को लेकर चर्चा की शुरुआत हुई। एयरफोर्स को कहा गया कि चीन से निपटने के लिए एयरफोर्स हर वक्त हाई अलर्ट पर तैयार रहे। लद्दाख में हाल की तैनाती पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में राफेल की भविष्य में तैनाती को लेकर एयरफोर्स कमांडर्स ने रक्षा मंत्री को जानकारी भी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि वायुसेना को कम से कम समय में ऑपरेशंस लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। इसके चलते रफाल का आना भी बहुत अहम माना जा रहा है और इस पर चर्चा हो रही है कि क्या रफाल के आते ही उसको लद्दाख में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लद्दाख में वायुसेना की भूमिका बेहद अहम है। हाल के विवाद के बाद एयरफोर्स ने पूरे दमखम के साथ LAC के आसपास मंडराते खतरे से निपटने के लिए अंगद पांव जमा लिए हैं। अब इंतजार राफेल का है। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। दरअसल चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसीलिए चीन के खिलाफ वायुसेना को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है और इसी बात को लेकर दिल्ली में चर्चा चल रही है ताकि किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। मीनाक्षी, सही कहा श्वेता आपने। बैठक में वायुसेना के कमांडर्स ने रक्षा मंत्री को राफेल की तैनाती को लेकर भी जानकारी दी है और नया ये अपने आप में ये मीटिंग इस वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और 29 जुलाई को जो राफेल विमान भारत आ रहे हैं उनकी सबसे पहली तैनाती अंबाला में हुई। भारत के उसी भरोसे का नाम है राफेल, जो ठीक 7 दिन बाद अंबाला में उतरेगा। एक साथ 5 राफेल लड़ाकू विमान जब आएंगे तो आसमान में होने वाली इसकी गर्जना से दुश्मन कांप उठेगा। सब कुछ ठीक रहा तो भारतीय वायुसेना के इतिहास में 29 जुलाई की तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएगी। अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल लड़ाकू विमान वायुसेना के सुपुर्द हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक राफेल की सबसे पहली तैनाती अंबाला में होगी और दूसरी तैनाती होगी पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में। अब आपको बता दें कि अंबाला और हाशीमारा में ही राफेल की तैनाती क्यों की जाएगी। अंबाला वायुसेना का फ्रंट लाइन एयरबेस है। यहाँ राफेल के मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त जगह भी मौजूद है। साथ ही 220 करोड़ की लागत से अंबाला एयरबेस को अपग्रेड भी किया जा चुका है। सबसे बड़ी खूबी ये कि इस लोकेशन से चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रखने में आसानी होगी। वहीं राफेल की दूसरी तैनाती पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में करने की योजना है। चीन से निपटने के लिए यहाँ राफेल की तैनाती बेहद अहम होगी। पूर्वी छोर पर यह एयरबेस चीन के काफी करीब है। यहाँ पहले से MiG-27 लड़ाकू विमानों की तैनाती थी। राफेल उन्हीं की जगह लेंगे। कुछ ही दिनों में रफाल फाइटर्स भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहे हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आते से ये अपने आप को किसी भी परिस्थिति को निपटने के लिए बिल्कुल तैयार समझिए कि ये हमारे पास उपलब्ध होंगे। इनमें जो पायलट्स जो इनको फ्लाई करने के लिए प्रशिक्षण ले चुके हैं वो सब एक्सपीरियंस्ड पायलट्स हैं जिनको रोल और हर परिस्थिति से निपटने की बहुत अच्छा अभ्यास है। चीन के खिलाफ हिंदुस्तान का हर वीर जवान LAC पर मुस्तैद है। 20 जवानों की शहादत के बाद एयरफोर्स चीफ लेह का दौरा भी कर चुके हैं और बता चुके हैं कि वायुसेना कितनी मुस्तैद है। Security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action
after agreements reached during military talks and resultant loss of life. All efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed. जो 5 राफेल विमान फ्रांस से हिंदुस्तान आ रहे हैं वो पूरी तरह ऑपरेशनल होंगे। मतलब ये कि संकट की घड़ी में ये लड़ाकू विमान अपना कर्तव्य निभाने के लिए फौलाद बनकर दुश्मन पर टूट सकते हैं। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। एयरफोर्स को रफाल जैसे बाहुबल पर जबरदस्त भरोसा है और नेहा इस भरोसे की कई वजह भी है। बहुत सारी ऐसी अत्याधुनिक तकनीक से ये लड़ाकू विमान लैस है जिसकी वजह से वायुसेना को ताकत मिलती है। उसमें लगे मिसाइल और दूसरे हथियार ऐसे हैं जो दुश्मन के किले में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। श्वेता, बिल्कुल, और राफेल कितना पावरफुल है ये इसी बात से समझा जा सकता है कि इसकी तुलना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान से की जाती है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हिंदुस्तान की जमीन की 1 इंच पर भी दुश्मन की नजर पड़ी तो बुरी नजर उठाने वाले दुश्मन का नाश होना पक्का है। ये कसम है हिंदुस्तान की। अपने उसी कसम को पूरा करने के लिए एलएसी के पास वायुसेना की पूरी ताकत मुस्तैद है। चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत ने जबरदस्त मोर्चेबंदी की है। राफेल आ जाएंगे और वो चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए हर वक्त अलर्ट होंगे। फ्रांस से आने वाले राफेल के लिए वायुसेना के क्रू मेंबर्स ट्रेनिंग ले चुके हैं। उसमें लगे एडवांस वेपन सिस्टम की पूरी जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब जान लीजिए कि जो राफेल विमान आ रहे हैं वो कितना पावरफुल हैं। राफेल हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान में परमाणु हमला करने की भी काबिलियत है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रेडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। राफेल महज 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। 55,000 फीट की ऊंचाई से बम गिराने में सक्षम है। राफेल 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से उड़ान भर सकता है। हवा में ईंधन भरने के बाद करीब 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। ये 24,500 किलोग्राम का भार उठाकर भी उड़ने में सक्षम है। राफेल फाइटर प्लेन इंडियन एयरफोर्स के सबसे ताकतवर और काबिल लड़ाकू विमान होंगे। ये बेहद हाईटेक हथियारों से लैस होंगे जो दुश्मन के इरादों पर पलक झपकते ही बारूद बरसाने का मादा रखते हैं। राफेल में मोर्टियर मिसाइल लगे हैं जो 100 किलोमीटर दूर उड़ रहे लड़ाकू विमान को पल भर में मार कर गिरा सकते हैं। इसमें हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। इसमें एक साथ 6 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। राफेल में लगी गन 1 मिनट में 125 राउंड फायर कर सकती है। फ्रांस ने 36 राफेल की डील की है। सभी 2 साल के भीतर हिंदुस्तान में होंगे। 2016 में ही इस डील पर फाइनल मुहर लगी थी। पिछले साल 8 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राफेल विमान सौंपे गए थे। फ्रांस दौरे पर रक्षा मंत्री ने करीब 35 मिनट तक उड़ान भी भरी थी। मिसाइल के कारण निश्चित रूप से हमारे एयरफोर्स की एक कम्बैट कैपेबिलिटी में इजाफा हुआ है। यह बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। लेकिन यदि हम अपनी कम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि हम बढ़ा रहे हैं तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम बढ़ा रहे हैं। सेल्फ कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है, डिफेंस को और ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे थे। और राफेल के साथ साथ वायुसेना की ताकत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। भारत के हिस्से में आज एक और बड़ी कामयाबी राफेल के रूप में आई है।
बिल्कुल, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि एक और बड़ी कामयाबी भारत के हिस्से में कैसे आई है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका नाम ध्रुवास्त्र है, उसका सफल परीक्षण कर लिया है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है मीनाक्षी। बिल्कुल श्वेता, और डीआरडीओ की माने तो इस मिसाइल का निशाना अचूक है। दुश्मन के टैंक का पीछा करते हुए ये मिसाइल उसे तबाह कर सकती है। दुश्मनों गौर से देख लो, आ गया तुम्हारा काल। एक साथ देख लें इमरान खान और शी जिनपिंग। अब दागा जाएगा नाग मिसाइल तो मचेगी तबाही। दुश्मनों के दिल में पैदा कर देगी दहशत। जब डसेगा भारत का नाग तो दुश्मन भी पानी नहीं मांगेगा। बर्बाद कर देगा दुश्मनों के टैंक। पल भर में धोखेबाजों के टैंकों का उड़ा देगा पुर्जा पुर्जा। इसी तबाही की एक झलक परीक्षण के दौरान देखने को मिली, जब नाग मिसाइल को ओडिशा में दागा गया। इस नाग मिसाइल को अब नाम दिया गया है ध्रुवास्त्र, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी ध्रुव हेलीकॉप्टर की ताकत बढ़ाने को तैयार है ये मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र अपनी 4 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के किसी भी टैंक को नेस्तनाबूद कर सकती है। इस मिसाइल से देश के पहले स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर ध्रुव की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। चीन के साथ मौजूदा हालात को देखते हुए आने वाले दिनों में डीआरडीओ सेना के लिए बड़ी संख्या में ध्रुवास्त्र मिसाइल कम समय में तैयार कर सकती है। हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि दागो और भूल जाओ, यानी एक बार दागे जाने के बाद दूसरी बार इसे बताने की जरूरत नहीं होती कि निशाना कहां लगाना है। ये खुद दुश्मन के ठिकाने को तलाश कर देता है नेस्तनाबूद। इस मिसाइल में, हेलिना मिसाइल में, जिसे अब ध्रुवास्त्र का नाम दिया गया है, स्वदेश में ही निर्मित एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, एक्यूरेट है, और पूरा जो सिस्टम है इसके कारण इसकी सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी लगभग 80% है, जो कि बेहद अच्छी मानी जाती है। ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अचूक निशाना ऐसा है कि दुश्मन को तैयार होने का वक्त तक नहीं मिलता। बिजली सी रफ्तार और बाज की तरह सटीक है इसका निशाना। पूरी तरह से देसी इस मिसाइल की खासियत सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल युद्ध में दुश्मनों के टैंक को 4 किलोमीटर दूर से ही ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। रात के अंधेरे में भी अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। यह मिसाइल थर्मल टारगेट सिस्टम पर काम करता है। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के बालासोर में 15 और 16 जुलाई को किया गया था। हालांकि परीक्षण को बिना हेलीकॉप्टर किया गया, लेकिन इसने 100% टारगेट को भेद दिया। दिन हो या रात, मौसम कैसा भी हो, इस मिसाइल का कोई सानी नहीं है। ध्रुवास्त्र मिसाइल का भार 93 पाउंड यानी 42 किलो है। इसकी लंबाई 6 फुट 3 इंच यानी 1.90 मीटर है। 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लक्ष्य पर प्रहार करने में ये सक्षम है। चीन के हर चाल को नाकाम बनाने के लिए सेना, एयरफोर्स और नौसेना ने नया प्लान बनाया है। इसी प्लान के तहत नौसेना का MiG-29K विमान उत्तरी सेक्टर में तैनात किया जाएगा, जहां से लद्दाख में LAC पर किसी भी अभियान को अंजाम दिया जा सकता है। जब गरजेगा समुद्री फाइटर तो चीनी सेना के कान के फट जाएंगे पर्दे। जब हवा में दहाड़ेगा MiG-29K तो PLA के उड़ जाएंगे होश। जब पूर्वी लद्दाख के पहाड़ों का सीना चीरकर नेवी का लड़ाकू विमान भरेगी उड़ान तो बीजिंग का बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर। पूर्वी लद्दाख में चीन ने धोखेबाजी करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। चीन को करारा जवाब देने के लिए सेना ने अपने किले को मजबूत कर लिया है। वहीं एयरफोर्स के विमान भी हवा से चीन की चाल को नाकाम बनाने के लिए मोर्चे पर हैं। इस बीच
पूर्वी लद्दाख में सीमा पर लगातार क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना ने भी समुद्री फाइटर जेट MiG-29K को उत्तरी सेक्टर में तैनात करने का फैसला किया है। वैसे नौसेना के P-82 निगरानी विमान पहले ही पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात किए जा चुके हैं। सरकारी सूत्रों ने आज तक से बातचीत में कहा कि MiG-29K लड़ाकू विमान को उत्तरी सेक्टर में भारतीय नौसेना के बेस पर तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। इनका इस्तेमाल पूर्वी लद्दाख सेक्टर में LAC पर अभियानों को अंजाम देने के लिए होगा। भारतीय नौसेना ने जिस MiG-29K लड़ाकू विमान को लद्दाख में तैनात करने का फैसला किया है, वो फिलहाल समंदर की निगहबानी कर रहा है। नेवी का MiG-29K लड़ाकू विमान INS विक्रमादित्य पर मोर्चा संभाले हुए है, जो गोवा में नौसैन्य बेस INS हंसा से उड़ान भरता है, जिसके डर से समंदर की अपनी सीमा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये कोई पहला मौका नहीं है जब नौसेना अपनी दिलेरी से दुश्मन को थर्रा देगा। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। चीन की चाल को लेकर भारत के साथ अमेरिका भी सतर्क है। उसका कहना है कि LAC के हालात पर वो करीब से नजर बनाए हुए है। भारत चीन सैन्य सहयोग की जमकर तारीफ करते हुए वहां के रक्षा मंत्री ने साझा सैन्य अभ्यास बढ़ाने की बात की। चीन ने लद्दाख में हाल के कुछ हफ्तों के भीतर जिस तरह की हिमाकत की है, उसका भारत ने माकूल जवाब दिया है। अब टकराव के कई पॉइंट्स पर लाल सेना कदम पीछे हटाने पर मजबूर हुई है, लेकिन चीन के धोखे वाले इतिहास को देखते हुए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीनी चालों पर अमेरिका भी सतर्क है। अमेरिका का कहना है कि चीन के साथ LAC पर जो कुछ चल रहा है, उस पर अमेरिका करीब से नजर रखे हुए है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने चीन की गतिविधियों को क्षेत्र को अस्थिर करने वाला बताया है। Between India and China, we are obviously monitoring it very closely and what's happening along the line of actual control. And we are very pleased to see that both sides are trying to de-escalate the situation. चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय युद्ध पोतों ने सोमवार को ही अमेरिका के परमाणु ऊर्जा से संचालित विमान वाहक पोत USS निमित्ज के नेतृत्व में अमेरिकी नौसेना के एक हमलावर बेड़े के साथ सैन्य अभ्यास किया था। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी भारत और अमेरिका के सैन्य संबंधों को सदी का सबसे अहम रिश्ता बताया और दोनों देशों के साझा सैन्य अभ्यास बढ़ाने पर जोर दिया। I think the recent exercise ongoing between the Indian Navy and the USS Nimitz just shows the growing cooperation between our countries and our ability, the United States' ability to project power. समुद्र में चीन की दादागिरी पर जाहिर तौर पर अमेरिका खफा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने खास तौर पर दक्षिण चीन सागर में चीन की मनमानी पर हमला बोला और कहा कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। Southeast Asia countries can maintain and defend their own waters. That's what we want to do, is make sure that China respects the sovereignty of others and follows the rule of law and international norms. सैन्य सहयोग के क्षेत्र में भारत और अमेरिका करीब आए हैं। जाहिर तौर पर चीन को ये रास नहीं आ रहा, लेकिन दुनिया में चीन की बढ़ती दादागिरी को देखते हुए भारत और अमेरिका के बीच सहयोग का ये सिलसिला लंबा चलेगा, ये तय है। आज तक ब्यूरो। अब बुलेटिन के इस हिस्से में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें कि अब हम बात करेंगे राम मंदिर के मॉडल की, यानी कि अयोध्या में राम मंदिर का जो नया मॉडल होने वाला है, उसकी नई तस्वीर सामने आई है। नेहा, किस तरह की होगी, कैसे शुरुआत होगी, बताएं। बिल्कुल, और पूरे आर्किटेक्चर को जिस तरीके से इस मंदिर को बनाया जाने वाला है उसको बदल दिया गया है। शुरुआत में ये मंदिर 2 मंजिला होने वाला था मीनाक्षी, लेकिन मंदिर कमेटी के रिकमेंडेशन पर अब इसे 3 मंजिला बनाया जाना है। बिल्कुल नहीं, और देखिए सिर्फ ऊंचाई नहीं बल्कि राम मंदिर की चौड़ाई और लंबाई भी बढ़ाई गई है। इस मंदिर का स्वरूप क्या होगा, कितना ये भव्य होगा, आइए आपको सुनवाते हैं सीधे जिन्होंने ये मंदिर डिजाइन किया है, उन्होंने इस पर जानकारी दी। हमारी संवाददाता गोपी ने उनसे बात की। निखिल भाई, ये बताइए क्या क्या मंदिर में बदलाव हुए हैं? मंदिर में बदलाव ये हुआ है गोपी बहन, पहले जो हमारा मंदिर था, पहले एक ही मंडप यहाँ तक, मैं आपको ऐसे प्लान में दिखा हूँ तो मंदिर यहाँ तक ही था। यहाँ से जो प्रवेश चौकी थी, ये नृत्य मंडप था, ये अंतराल था, आगे गुड़ मंडप हो गया और ये गर्भगृह और आगे परिक्रमा, यहाँ तक मंदिर था। फिर ये सोचे हुए कि भाई
कि अभी हाँ, ये नक्शा पहले बनाया गया था 84-85 में। अशोक जी सिंघल, माननीय अशोक जी सिंघल जो विश्व परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी निगरानी में तब डिस्कशन हुआ उस टाइम। तो 1985 में यात्रिकों की संख्या उस अयोध्या में इतनी कम भीड़, इतना लोग यात्रा लोग कम आते थे, इतनी भीड़ नहीं होती थी। लेकिन ये 85 से लेकर 2020 तक 30-35 साल निकल गए। इस 35 साल का समय जो निकला उसके अंदर राम के प्रति आस्था खूब बढ़ी। इतना केस चला, लोगों मीडिया में मॉडल बना, लोगों खूब बात चली, लोगों की आस्था बढ़ गई। तो अब ऐसा लगता है कि अब रोजाना अभी यात्री 1 लाख से ऊपर यात्री आएंगे, तो उनको असुविधा न हो, उनको दर्शन आराम से राम लल्ला के, भगवान राम के दर्शन हो जाए। इसलिए आवश्यकता पड़ी कि तो कुछ मंदिर को विस्तार रूप थोड़ा मंदिर बड़ा किया जाए। ऐसी हमारी मीटिंग में चर्चा हुई। तो इस हिसाब से हमने ये प्लान में देखे तो हमने आगे उत्तर दिशा में एक ये मंडप बढ़ाया, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये दक्षिण दिशा में भी एक ये मंडप बनाया गया और आगे के पूर्व दिशा में भी एक ये और मंडप बढ़ाया गया। तो 3 मंडप बढ़ाने से थोड़े यात्रिकों का फ्लो, जो मतलब जो हजारों की संख्या अब लाखों की संख्या में बढ़ेंगे, तो उनको यात्रिकों को भगवान के राम लल्ला के और भगवान राम के दर्शन आराम से हो जाए, तकलीफ ना हो, इसलिए थोड़ा ये विस्तार बढ़ाया गया। अब ये विस्तार बढ़ाने से हमें थोड़ी मंदिर की हाइट बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई। तो पहले जो 2 मंजिल का मंदिर बनाया था, अभी हमने 3 मंजिल के करके अब 3 मंजिल बना के फिर उसके ऊपर शिखर बन के हम मंदिर को विस्तार, उसकी भव्यता बनाने के लिए बनाया गया। दूसरा, इसके अंदर भगवान रामलला की, ये देखिए यहाँ से प्रवेश करेंगे, यहाँ भी लोग कीर्तन करेंगे, बैठेंगे, यहाँ से यात्री जाएंगे, यहाँ भी लोग बैठेंगे, यहाँ से रोड लगाई जाएगी, लोग यहाँ अंदर आएंगे, यहाँ सब कीर्तन या वेटिंग एरिया होगा। तो निखिल सोमपुरा को सुन रहे थे आप, जो बता रहे थे किस तरीके से मंदिर को डिजाइन किया गया, कैसे इसके डिजाइन में बदलाव किया गया है और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की कवायद भी लगातार तेज की जा चुकी है। बात अब बारिश की करेंगे। दिल्ली और एनसीआर में आज बारिश जब आई तो लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि लगभग 2 से 3 घंटे अलग अलग इलाकों में जो हम बारिश आपको दिखा रहे हैं, वहां पर सड़कों पर जल जमाव की स्थिति हो गई। मीनाक्षी, बिल्कुल नेहा, इस बारिश के बाद राजधानी के कई इलाकों में हर बार की तरह फिर पानी भर गया। जगह जगह जल जमाव की तस्वीरें दिखी और ट्रैफिक देखिए, हालांकि कोरोना के वक्त में वैसा ट्रैफिक नहीं होता जैसे पहले हुआ करता, लेकिन इस बारिश की वजह से ट्रैफिक पर ब्रेक दिखाई दिया, जिसकी वजह से कई इलाकों में जाम जैसी स्थिति भी बनी। श्वेता, बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन हैरानी की बात यही है कि लंबा इंतजार होता है मॉनसून का और बारिश का, लेकिन जब बारिश होती है तो बताइए शहरों में, दिल्ली एनसीआर में इस तरह की स्थिति सामने आ जाती है। एक तरफ लोगों को राहत मिलती है गर्मी से, लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ी सी राहत मिली, गर्मी कम हुई, लेकिन सड़कों पर बुरा हाल। दिल्ली में बारिश हुई और बंद भी हो गई, लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं बिहार, जहां पर बारिश और बाढ़ का जंजाल बना हुआ है। यहां की तबाही डराने लगी है, नदियां उफान पर है, लगभग आधा बिहार डूब गया है। घर बार डूबे, खेत खलिहान डूबे, सड़कें दरिया बन गई, नदियां पुलों को तोड़कर बहने लगीं। ये तस्वीरें बिहार में आए सैलाब के सितम की हैं। सीतामढ़ी में नेपाल से आने वाली नदियों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने बदतर हैं। नेशनल हाईवे 77 पर 2 जगहों पर झीम नदी की तेज धार ने सड़क को काट दिया है। सड़क टूट जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित है। एसएसबी कैंप से हनुमान चौक के पास तेज धार की चपेट में 50 फीट सड़क आ गई। सड़क पर 2 से 3 फीट का बहाव जारी है। लोग भारी धारा में जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। यहां अभी भी सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं दिखी। मधेपुरा के रतवारा गांव में कोसी और गंगा नदी के सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। रतवारा गांव पिछले 10 दिनों से पूरी तरीके से जलमग्न है। इलाके का स्कूल हो या फिर थाना, सभी इमारत पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं।
जैसे जैसे कोसी नदी में जलस्तर बढ़ता गया, पूरा का पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है और सैकड़ों गांव में जो है वो पानी घुस गया है, जिसकी वजह से ये तमाम लोग जो है इन्हें अपने घरों को छोड़कर जो है कैंप्स में रहना पड़ रहा है। कोसी नदी के सैलाब की वजह से सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं। घरों में कमर तक पानी भरा हुआ है। इलाके के लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। अब सहरसा की तस्वीर देखिए। कोसी नदी उफान पर है। कोसी में 3,42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस वजह से तटबंध के अंदर बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में आने वाले दिनों में हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। सीतामढ़ी से केशव आनंद, सहरसा से धीरज सिंह और मधेपुरा से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बाढ़ की मुसीबत के बाद अब बात कोरोना की, जो लगातार पांव पसारता जा रहा है और इस वक्त उसी महामारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। देश में पीड़ितों के रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। अब रिकवरी रेट 63% के पार चला गया है। 2 दिन से ये 62% के करीब आ गया था। और इन सब के बीच राहत भरी एक और खबर बिहार के लिए है, क्योंकि रिकवरी रेट वहां पर भी इंप्रूव हुआ है, सुधरा है। वहां 63.95% रिकवरी रेट हो गया है। दिल्ली इस मामले में पहले ही पायदान पर था। 84.83% मरीज दिल्ली में ठीक हुए। कोरोना का ग्राफ हम आपको रोजाना दिखाते हैं। देश भर में किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, कई राज्यों में ये और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कोरोना में बिहार का हाल बेहाल है। वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इस पर तमाम रिपोर्ट्स हम आपको आज तक पर दिखाते आए हैं, किस तरीके से वहां पर रोजाना नए मरीजों की तादाद बढ़ रही है। इस बदहाली पर आज तक संवाददाता सुजीत झा ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की। लेकिन आप कहाँ देखते हैं बिहार की स्थिति, क्या आगे क्या देखते हैं, क्या मतलब और भी व्यवस्था करनी पड़ेगी या लगता है कि पीक पॉइंट पे हम लोग पहुंच रहे हैं? नहीं, देखिए इसके बारे में सुजीत जी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। आप बताइए, दुनिया में कोई स्वास्थ्य संगठन, कोई भी भारत से भी बहुत आगे दुनिया के कई देश है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, कोई संगठन, कोई अस्पताल, कोई चिकित्सक या कोई वैज्ञानिक ये दावा कर पाया कि आज तक कि ये पीक पॉइंट पहुंच गया, अब यहां से जो डिक्लाइन दिख रहा है वो डिक्लाइन ही होगा? ऐसा किसी ने किया है क्या? लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि बिहार की स्थिति जो जून के महीने में बड़ी सामान्य सी दिख रही थी, विशेषज्ञ पहले से ही ऐसी आशंका जता रहे थे कि जो लोग भी श्रमिक, जो माइग्रेंट लेबरर आए थे, उनकी वजह से सर्किल जो पूरा होगा वो जुलाई मध्य के बाद से बिहार में स्थिति गंभीर हो सकती है। लेकिन आप लोगों ने उस हिसाब से तैयारी नहीं की। ये आरोप, क्या तैयारी नहीं की? देखिए, आरोप लगाने के साथ आपको तथ्य देना पड़ेगा ना। कोई मरीज ऐसा आपको चुनाव में लगे रहे आप? नहीं, कौन चुनाव में लगा हुआ है? मंगल पांडे चुनाव में नहीं लगा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग चुनाव में नहीं लगा हुआ है, चुनाव में चुनाव आयोग लगा हुआ है। चुनाव आयोग का काम है। मंगल पांडे, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सरकार का काम कर रहे हैं और सरकार का काम नहीं कर रहे हैं सुजीत जी। मैं फिर कह रहा हूं, तो ये 19,000 ठीक होके मरीज कैसे घर जाते हैं? इसी व्यवस्था से जा रहे हैं ना, जो स्वास्थ्य सुविधा है इससे जा रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि जो ये संख्या बढ़ रही है इसके कारण हम सुविधा, आप देखिए ना, 7 दिनों में सुविधाओं के विस्तार के दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। पहले भी हो सकता था। नहीं, पहले जितनी जरूरत महसूस कर रहे थे वो उसके अनुसार हमने किया था। अब आप आज, मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया में कोई संगठन, कोई अस्पताल, कोई डॉक्टर नहीं जो बता दे कि किसी भी शहर या किसी भी राज्य का पीक पॉइंट ये और ये कहां तक बढ़ेगा। हाँ, एक अनुमान हम लोग करते हैं और हमेशा अनुमान पिछले 10-15 दिनों के आधार पर किया जाता है कि आगे क्या हो सकता है। तो ये तो हमने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से आपको बातचीत सुनवाई, लेकिन अब बात यूपी की कानून व्यवस्था की करते हैं,
क्योंकि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में एक परिवार जो 1.5 साल तक पुलिस से शिकायत करता रहा, गुंडों से बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन यूपी की गाजियाबाद पुलिस के कानों तक वो आवाज नहीं पहुंची। नेहा, और आखिरकार एक पत्रकार पिता को उसकी 2 बच्चियों के सामने बेरहमी से गोली से मार दिया गया। गोली लगने से पत्रकार विक्रम जोशी ने वहीं मौके पर दम तोड़ दिया। श्वेता, बिल्कुल, और हालांकि इस मामले में अब सियासत शुरू हो गई है, गर्मा गई है। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी ने योगी सरकार पर सवाल भी उठाए हैं, लेकिन इस बीच योगी सरकार ने मुआवजे तक का हालांकि ऐलान कर दिया। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या कर रही थी गाजियाबाद पुलिस, और क्या यह गुंडा राज उत्तर प्रदेश में यूं ही जारी रहेगा? आदमी तड़प तो मर गया, हम तड़प रहे उसके नीचे, बच्चे छोटे छोटे हैं। बुलाना अधिकारियों को, फैसला चाहिए, फैसला। जब तक हम गए बहुत देर हो चुकी थी सर, हम तो इंसाफ चाहते हैं। सोचो जिस बाप के सामने बेटी को रख के वो गोली चलाई हो तो बेटियों में क्या गुजरी होगी वो। थे पूरी भीड़ लगा रखी थी, पूरा सर्कल बना लिया, एकदम घेर लिया था, पूरा घेर लिया था पापा को। एक बेटी की पुकार है, एक बहन का दर्द है, एक परिवार के लिए कचोट देने वाला पल है। गाजियाबाद में बदमाशों के हमले में घायल पत्रकार विक्रम जोशी की मौत हुई तो गुस्से से उबल पड़ा पूरा परिवार। यह गुस्सा लाजमी भी है। पत्रकार विक्रम जोशी की बहन ने जो कहा उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हमारा झगड़ा हुआ था 16 तारीख को, जिसमें हमने उन्हें मारा था। मेरा भाई विक्रम भी था। वो लड़के कमेंट कर रहे थे, गंदी गंदी गाली दे रहे थे। किसको कमेंट कर रहे थे? हमारे बच्चों को कमेंट कर रहे थे। और लड़कियां भी थी? नई लड़की नहीं थी मेरी, लेकिन वो गाली दे रहे थे, गंदी गंदी। विक्रम जोशी की मौत के बाद गाजियाबाद में पत्रकार सड़कों पर उतर आए, इंसाफ की गुहार लगाई, गुनहगारों को सजा दिलाने पर अड़ गई थी। अगर आप यहाँ पर देखें तो यशोदा अस्पताल के बाहर जो लोकल गाजियाबाद के जितने भी पत्रकार हैं उनमें काफी ज्यादा रोष, गुस्सा है। वो लोग अस्पताल के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं और डीएम से लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। दोषी जो पुलिसकर्मी हैं उन पर लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। पत्रकार की हत्या मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। कांग्रेस ने योगी सरकार पर चुभते हुए तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वादा राम राज्य का, दे दिया गुंडा राज। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि गाजियाबाद में अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हमारे एक पत्रकार साथी विक्रम जोशी की निर्मम हत्या ने पूरे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन की अमर रचना मधुशाला की। इसको आपने कई बार सुना होगा, कई दशकों से इस रचना का जादू बरकरार भी रखा गया है मीनाक्षी, लेकिन एक अलग ही अंदाज में एक बार ये रचना फिर से जीवंत हो उठी है। बिल्कुल, विदेशी धरती पर अनूठे अंदाज में इसका पाठ हुआ तो खुद अमिताभ बच्चन भी भावुक हो गए। श्वेता, अमिताभ बच्चन अस्पताल में श्वास लाभ कर रहे हैं, वहीं से उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने बाबूजी को याद करते हुए लिखा, खुशी से मेरे आंसू छलक पड़े हैं। मध्य यूरोप के देश पोलैंड के एक बेहद खूबसूरत शहर रोकला से उठी ये स्वर लहरियां किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती हैं। अपनी बारोक और गॉथिक वास्तुकला के लिए खास पहचान रखने वाले पोलैंड के चौथे सबसे बड़े शहर रोकला की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों ने बेहद सधे हुए सुरों में मधुशाला का पाठ किया। कवि हरिवंश राय बच्चन की उसी मधुशाला का, जिसमें जीवन की जटिलताओं को मदिरा और मदिरालय के जरिए खूबसूरती और संजीदगी के साथ सामने रखा गया है। राजस्थान का घमासान फिलहाल 24 जुलाई तक जस का तस रहेगा। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। स्पीकर को 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया, लेकिन गहलोत खेमा फ्लोर टेस्ट की पूरी तैयारी में नजर आ रहा है।
आखिरकार पायलट खेमे को एक बार फिर राहत मिल गई और स्पीकर के नोटिस का जवाब देने से बचने की उनकी तमन्ना कोर्ट ने पूरी कर दी। कोर्ट पिछली सुनवाई में स्पीकर के फैसले पर मंगलवार तक के लिए रोक लगाई थी। अब ये रोक 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। मंगलवार को इस मामले में अंतिम सुनवाई हुई। पायलट खेमे के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, हाईकोर्ट के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट विधानसभा के मामले में सुन नहीं सकता। एक तरफ 19 विधायकों को 3 दिन का वक्त दिया गया, दूसरी तरफ बीएसपी के विधायकों के पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आने के मामले में बीजेपी विधायक मदन दिलावर की शिकायत पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने इस पर कहा, अदालत अपना फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष 24 जुलाई तक अपनी कार्रवाई स्थगित करे। कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सभी पक्षों को सुन लिया गया है और उसके बाद कोर्ट ने ये कहा है कि स्पीकर के समक्ष जो आज कार्रवाई होनी है उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि 24 तारीख तक के लिए स्थगित करें। अब 24 के बाद अध्यक्ष ने मान लिया इस बात को। देखिए, अभी ऑर्डर आ जाता है, लेकिन वो कोर्ट के द्वारा रिक्वेस्ट करी गई है तो ऑर्डर समक्ष सामने आ जाता है कि वेदर इट्स अ डायरेक्शन और रिक्वेस्ट, बट प्रिंसिपली कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी है कि 24 तारीख को तक इसको आप सुनवाई को जो रिप्लाई है वो 24 तारीख के लिए डेफर करें। 3 दिन और इंतजार की खबर गहलोत खेमे के लिए परेशान करने वाली रही। कोर्ट के आदेश के बाद स्पीकर वकीलों से कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श में जुट गए तो गहलोत ने होटल पहुंचकर विधायकों को ढाढ़स बंधाया कि जैसे इतने दिन वैसे 3 दिन और। ये जो एपिसोड हो रहा है पूरा देश देख रहा है। इंदिरा का क्या पट्टा से होगा इसको, जिस प्रकार की लड़ाई आपने लड़ी है ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुमत को 100 करोड़ दिए हुए लोगों को एक साथ यहाँ रखना, टेलीफोन आपके पास में, मोमेंट आपका, कोई किसी में दबाव नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट का फैसला जो भी हो, कांग्रेस फ्लोर टेस्ट की तैयारी में है। कांग्रेस के अंदर ये बात उठ रही है कि मौजूदा हालात में बहुमत साबित करना सही फैसला होगा। पार्टी को यह भी आशंका है कि घमासान ज्यादा दिन छिड़ा तो उसके खेमे में सेंध लग सकती है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पायलट को लेकर गहलोत के तीखे जुबानी हमले कांग्रेस आला कमान को रास नहीं आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, क्योंकि कोर्ट के बाहर भी बहुत से दांव पेच जारी हैं। गहलोत टेप कांड से बाजी पलटने की सोच रहे हैं तो मंगलवार को एक पुराने मामले को लेकर सीबीआई ने गहलोत के ओएसडी को तलब कर लिया। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।